हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम डे 22 देखेंगे संकल्प सीरीज का, और इसमें हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस रोकड़ प्रवाह विवरण और गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है, कितने तरीके कितने इसके मेथड होते हैं बनाने के, और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है, वो सब डिस्कस करेंगे। गैर व्यापारिक लेखे में हम बात करेंगे कौन कौन से ये लेखे कर कैसे ये लेखे करते हैं, और ये गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन होती है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बन सकता है इस वीडियो में हमने इंक्लूड किया है, और जैसे जैसे इस वीडियो से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो उससे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है एक बार जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा बीच में आपसे कोई बातें नहीं करूंगा सिवाय काम की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैश इक्विवेलेंट मींस रोकड़ तुल्य से आस्य है। रोकड़ तुल्य क्या होता है, कैश के इक्विवेलेंट क्या होता है? तो ये जो आपका यहाँ पर ये टर्म्स आती है, ये आती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 जो कि अब रिवाइज हो चुका है, वो बताता है आपको कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार करना है। तो इसके जो मेथड बताए गए हैं वो टू मेथड है। इसको तैयार करने के टू मेथड हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, अब जो आपसे बीपीएससी पूछेगा वो यहाँ से पूछता है इनडायरेक्ट से। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड को देखना है। अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो पहली बात तो ये देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दिखाता है किसी अकाउंटिंग पीरियड में फ्लो। फ्लो मीन्स इनफ्लो दिखाएगा या आउटफ्लो। ये क्या बताता है? ये बताता है आउटफ्लो, आउटफ्लो और इनफ्लो, और इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश, मतलब पैसा कहाँ से आया और कहाँ पैसा गया, ये बताता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मेथड होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में यहाँ जो कैश फ्लो दिखाया जाता है वो आपका तीन हेड में दिखाया जाता है। तीन हेड होते हैं आपके, तीन हेड्स होते हैं जिनमें दिखाया जाता है आपका कैश फ्लो कितना हुआ। अब वो तीन हेड कौन से होते हैं? पहला होता है आपका कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना फ्लो हुआ है ये दिखाता है। और दूसरा दूसरा यहाँ पर होता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक्टिविटी। और नंबर थ्री कैश फ्लो देखते हैं हम इसमें, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपकी तीन एक्टिविटी होती है। ये बताती हैं कि कैश कहाँ से आया है और कहाँ कैश गया है। हम देखते हैं कुछ कैश। अब यहाँ ये भी बात कर ले कि ये होती क्या क्या है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग होती है, मतलब बिजनेस में जो ऑपरेशन है, माल बनाना और उसको सेल करना, तो इस काम में कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया ये बताना है।
और नंबर 2 है आपका इन्वेस्टिंग, मतलब आपने जो पैसा है आपके पास कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया है। कोई मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है या कहीं इन्वेस्टमेंट खरीदा है या उसको बेचकर पैसा आया है, ये बताएँगे हम किसमें, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग में। और फाइनेंसिंग में मतलब आपने फाइनेंस पैसा कहाँ से लिया है बिज़नेस करने के लिए, शेयर इश्यू किए हैं या डिबेंचर इश्यू किए हैं या आपने डिबेंचर को वापस पैसा किया है, वो सारी बातें आती हैं आपके कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो बैलेंस होता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो बैलेंस होता है, उसको इन एक्टिविटी से जो कैश आता है उसमें ऐड कर देते हैं और आंसर क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस। ये तो होता है ओपनिंग बैलेंस, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस। इनको जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाता है, आंसर खुद ही मैच कर जाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा बना है। तो यहाँ पर ही आता है, देखिए पहले क्या देखोगे आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, दोबारा देखोगे आप फिनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तीसरा देखेंगे आप फाइनेंसिंग से। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या ओपनिंग बैलेंस है उसको इनमें ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, जो आपका क्वेश्चन में दिया होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर आपको ये बात देखनी पड़ती है कि आखिर कैश और कैश इक्विवेलेंट में किस किस चीज को शामिल किया जाता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है, देखिए इसका मैं आपको थोड़ी सी जगह बना देता हूँ और इसको बता देता हूँ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा। देखो नंबर 1 तो ये है कि ये पूछ रहे हैं कैश और कैश के जैसा क्या है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश और कैश के जैसा क्या है, तो एक तो आता है इसमें कैश इन हैंड, हाथ में कितना पैसा है, और दूसरा आता है आपका कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा है, और आता है इसमें और फिर चेक, चेक्स एंड ड्राफ्ट, चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, जो भी हैंड में ड्राफ्ट है आपके वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही होते हैं, उनको कैश ही मानते हैं। और होता है आपका शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक या इनटू बैंक। ठीक है, बैंक में जो भी आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके, ठीक है, ये सब आपके क्या होते हैं, ये जो था ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये होता आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मुझे बताना क्यों जरूरी था, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी आपके बताना आपको क्या ऑप्शन दे दे तो आप तुरंत पहचान सके कि कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ये सब चीजें हैं जो इसमें शामिल की जाती है, जो हाईली लिक्विड होती हैं, मतलब जल्दी से उन्हें पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पैसा तो पैसा है ही, तो ये आते हैं आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, अब देखिए आंसर इसमें कहा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, कैश बिल्कुल आएगा, बैंक वो भी आएगा, कैश एंड बैंक दोनों आएंगे, ये भी आएगा। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है क्या वो आएगा इसमें। आंसर जो यहाँ से निकल कर आ रहा है वो देखिए, आप देखेंगे इसमें आपका रोकड़ जो होता है वो भी कैश इक्विवेलेंट में आता है, बैंक भी कैश इक्विवेलेंट में आता है, और यहाँ ऑप्शन दे दिया कैश एट बैंक। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको 99 स्टूडेंट्स, क्या 99% स्टूडेंट सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि दोनों आ गए। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, अत्यधिक तरल विनियोग, जितने भी अत्यधिक तरल विनियोग होते हैं, देखिए जो आपकी एसेट है, कैश भी एक तरह से आपका हाई लिक्विड ही, हाई लिक्विड एसेट होती है, बैंक भी हाई लिक्विड एसेट होती है। हाई लिक्विड का मतलब वह एसेट का होता है, देखिए एसेट आपकी एक तो होती है
नॉन करंट एसेट जिसको आप 1 साल से ज़्यादा दिनों में पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है आपका जिसको आप 1 ही साल में पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो होता है आपका करंट एसेट। और यहाँ पर एक एसेट और पढ़ी जाती है, ऐसी एसेट जिसको कहा जाता है कि विदिन 3 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैश तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्ट है ही, इससे ज़्यादा हाईली लिक्विड क्या होगा? और बैंक में आप सीधे जाइए बैंक में और आप चेक जैसे ही फॉर्म भरेंगे पैसा आपको मिल जाएगा। 1 दिन में आपका कैश आ जाएगा। और इसी तरह से होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, कौन से जो हाईली लिक्विड होते हैं। तो इस हाईली लिक्विड में आपने बैंक में भी तो इन्वेस्ट किया हुआ है, वो भी तो आपको पैसा देता है। इसलिए आप हाईली लिक्विड ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सभी आ जाता है। इसमें आपका बैंक भी आ जाएगा या कोई इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। तो आपको अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है क्योंकि पहले ये पूछा गया क्वेश्चन है आयोग में, लेकिन एमपीपी पीएससी में पूछा गया था। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्या चूज करेंगे? एनसीईआरटी में जो बताया हुआ है, और वो बताया हुआ है आपको अत्यधिक तरल। जो अत्यधिक तरल विनियोग होते हैं या अत्यधिक तरल एसेट होती हैं उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा है इफ फंड फ्लो स्टेटमेंट्स कोष प्रवाह विवरण में कोष का क्या अर्थ है? फंड का क्या अर्थ होता है? क्या कैश को फंड कहते हैं? क्या यहाँ पर कैश को फंड कहा गया है, या करंट एसेट चालू संपत्ति को कहा गया है, या चालू दायित्व को, या कार्यशील पूंजी को? तो जो वर्किंग कैपिटल होती है, देखिए अब मैं यहाँ पर जो बात हुई है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि पीजीटी के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन था। और ये जो है आपका ये फंड फ्लो स्टेटमेंट से है। तो उसमें फंड जो कहा गया है, फंड उसमें कहा गया है कार्यशील पूंजी को, मतलब वर्किंग कैपिटल को। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपका करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ये आपको याद रखना है। मतलब कार्यशील पूंजी बराबर होता है, कार्यशील पूंजी बराबर होता है चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड्स मींस, तो फंड मींस दोबारा से रिपीट हो गया, वही वर्किंग कैपिटल है, फिर एक बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर है रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ आगमन का स्रोत है। तो पूछ रहे हैं कि पैसा जो आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो पैसा आता है, तो उसको पूछ रहे हैं कहाँ से आएगा? नॉन ट्रेडिंग पेमेंट से आता है, उसको लिखते हैं कैश फ्लो। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो सीएफएस, तो सीएफएस में कहाँ से पैसे का आगमन लिखा जाता है? क्या गैर व्यापारिक भुगतान से, या चालू संपत्तियों में वृद्धि से, या दायित्वों में कमी से, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, सही आंसर इसका आपका डिक्रीज इन द लाइबिलिटी, दायित्वों में कमी करके। या आपका इंक्रीज, या नॉन ट्रेडिंग पेमेंट। देखिए नॉन ट्रेडिंग, पहली बात तो इसको समझते हैं। गैर व्यापारिक भुगतान, इसमें हम व्यापारिक भुगतान की बात करते हैं, गैर व्यापारिक भुगतान की बात नहीं करते। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इससे पैसा नहीं देखते। इसमें क्या देखा जाता है? जो भी व्यापारिक लेन देन से पैसा आता है। दूसरा कह रहे हैं इंक्रीज इन करंट एसेट। मान लेते हैं आपके डेटर्स बढ़ गए। करंट एसेट क्या है आपकी? डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? आपके देनदार। अब जब देनदार हैं, देनदार कब बढ़ेंगे? जब इनको उधार माल बेचोगे आप। तो आपने उधार माल बेचा तो इसमें तो पैसा आया भी नहीं। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर आपकी चालू संपत्ति में वृद्धि होती है तो भी पैसे का आगमन नहीं होता। हो सकता है लेकिन हमेशा तो नहीं होता। अगर डेटर्स बढ़ने लगे तो क्या होगा? ये भी नहीं होगा इससे। भाई करंट एसेट तो बढ़ी ना, डेटर्स बढ़ गया लेकिन पैसा थोड़ी ना आया। या दायित्वों में कमी, जो आपके पेमेंट है, जो आपकी लाइबिलिटी है, यदि उनमें कमी होती है, मतलब यदि आप पेमेंट करते हो तो पैसा तो जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा पैसा आएगा किससे, तो क्या होगा सही ऑप्शन इसका? डी आंसर होगा सही। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दी हुई जिससे पैसा बिजनेस में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगद प्रवाह नहीं है? पूछ रहे हैं नगद प्रवाह कौन सा नहीं है? सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर सेल करेंगे फिक्स एसेट को तो उससे क्या पैसा आएगा? बिल्कुल आएगा, बेचने से। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, अगर आप मशीन को उधार बेचते हैं, यदि आप मशीन को उधार बेचते हैं तो क्या पैसा आएगा? नहीं, इससे पैसा नहीं आएगा जब उधार बेच रहे हो। ऋण पत्र निर्गमन कर रहे हो, मतलब आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो डिबेंचर इशू पैसों में तो ही करोगे, कैश तो आएगा। तो ये भी आना हो गया।
ये भी कैश का इनफ्लो हो गया। और फिर कह रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, जो भी आप माल बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे पैसा आएगा, बेचकर उससे भी आएगा। तो ऑप्शन बी ऐसा था जिससे पैसा नहीं आना, और वही ये पूछ रहा था। तो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? रोकड़ प्रवाह विवरण का निम्न होता है। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गवर्नर्ड बाय। तो किसके द्वारा ये गवर्नर किया जाता है, किसके द्वारा नियमन होता है इसका, किसके द्वारा ये कंट्रोलिंग होता है, अकाउंटिंग होती है? तो मैंने अभी शुरू में आपको बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। किससे होता है ये? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। ये बताता है कि किस तरह से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर आर्थिक क्रिया है? बिजनेस, सर्विस, चैरिटी या प्रोफेशन? तो इसमें आपको बताना है गैर व्यापारिक, मतलब जो बिजनेस में व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं की जाती। तो कौन सी होगी इसमें? आपकी होगी चैरिटी। जो परोपकार जो होता है, परोपकार होता है केवल ये पैसा कमाने के लिए नहीं होता। परोपकार किस लिए होता है? परोपकार तो केवल पुण्य कमाने के लिए होता है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आय एवं व्यय खाते द्वारा प्रकट होने वाली आधिक्य अथवा कमी को अंतर्गत किया जाता है। देखिए, आय व्यय खाता, यहाँ पर बात हो रही है सरप्लस और डेफिसिट रिलीव्ड revealed by the income and expenditure account is transferred to। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताता है? वो बताता है सरप्लस है या डेफिसिट है। कौन बताता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कहाँ होते हैं? देखो, इनकी बात करेंगे एनपीओ, एनपीओ में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका निर्माण प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, उनको बोलते हैं एनपीओ। जैसे स्कूल, स्कूल का जो निर्माण होता है, वो स्कूल का आपका प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता। इसी तरह से होते हैं आपके हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को भी आप देखेंगे उसका निर्माण किस लिए होता है? वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता। या आपके क्लब होते हैं, ठीक है, या एनजीओ होते हैं, समूह आपके, ये भी क्या है? या सोसाइटी होती हैं। इनका उद्देश्य जो होता है वो पैसा कमाना नहीं होता, इनका केवल कल्याण करना होता है पब्लिक का, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होती है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये क्या करती हैं? क्या ये प्रॉफिट नहीं कमाती हैं? स्कूल को क्या प्रॉफिट नहीं होता है? देखो, होता तो है। ये उस प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं, उस प्रॉफिट को ये सरप्लस कहते हैं। और इस सरप्लस को ये अपने मेंबर में या इनमें बांटते नहीं है, सदस्यों में। ये इस प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट होता है, उसमें से खर्चे काट कर उस प्रॉफिट को स्कूल के ही डेवलपमेंट में खर्च कर देते हैं, उसके डेवलपमेंट में ही लगा देते हैं। तो ये जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं इसके, किसके? एनपीओ के। मैं फाइनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ, डेली आपकी जनरल एंट्री की बात नहीं कर रहा। फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाया जाता है यहाँ? एक तो बनाया जाता है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अमाउंट मतलब आ, इसका अगर हिंदी देखें तो वो होगा आपका आय और आय और देनदारी खाता। एक और दूसरा क्या होगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका, वो तो हो गया प्राप्ति एवं भुगतान खाता। पहला क्या था? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वो था आपका प्राप्ति एवं भुगतान खाता। और ये होता है आपका आय और व्यय खाता। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे? वो आप बिल्कुल ऐसे बनाएंगे जैसे कैश अकाउंट बनाते हैं, डेबिट में पैसा आना और क्रेडिट में पैसा जाना। लेकिन अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ से निकल कर आएगा आपका सरप्लस, और ये बनाया जाता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, आय व्यय खाता। तो ये दिखाता है कि सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुई। मतलब अगर आया पैसा ज्यादा तो इसका मतलब सरप्लस है, और अगर गया पैसा ज्यादा तो डेफिसिट है। और ये जो यहाँ से निकल कर आती है ये डेफिसिट, तो इसको पूछा गया है कि बताइए, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपकी डेफिसिट या सरप्लस देता है, इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं, ये तो पहले बन जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या आपका कैपिटल अकाउंट में, या आपका कैपिटल फंड अकाउंट में। तो सही ऑप्शन इसका होगा आपका डी। इसको करते हैं कैपिटल फंड अकाउंट में। तो कैपिटल फंड जो होता है पूंजी निधि में, उसमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्तियों भुगतान खाता किस लेन देन को अभिलिखित करता है? तो यहाँ एक बात और भी है। देखिए, एक तो था आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक तो था आपका रिसीट
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। एक तो ये अकाउंट है, और दूसरा क्या है, मतलब ये इसकी डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। और दूसरा होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको याद रखना है। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जितने भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू नेचर की रिसीट होती हैं, वो सब कहाँ आती हैं आपकी, यहीं पर ही आती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, प्राप्त एवं भुगतान खाता किन किन लेन देनों को अभिलिखित करता है। इसमें कौन से लेन देन लिखे जाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन से लेन देन लिखे जाते हैं। तो इसमें लिखे जाते हैं केवल आयगत प्राप्ति एवं भुगतान, या पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान, या चालू वर्ष से संबंधित प्राप्ति और भुगतान, या चालू वर्ष के साथ साथ पिछले वर्ष विगत वर्षों में संबंधित प्राप्तियों और भुगतान। तो ऑप्शन आपका डी इज राइट। डी क्यों राइट है, क्योंकि इसने कहा है कि रिसीट एंड पेमेंट में कहाँ से पैसा आया कहाँ पैसा गया वो लिखा जाता है, और जो साल चल रही है करंट ईयर उसका भी लिखा जाता है, और जो प्रीवियस ईयर थी पिछला उसका भी लिखा जाता है, और जो अगर एडवांस में आने वाली साल का मिल जाता उसका भी लिखा जाता है। यानी कि इसमें आगे पीछे वाली साल का भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीट एंड ऑफ रेवेन्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीट ऑफ द रेवेन्यू नेचर, कौन सी रिसीट रेवेन्यू नेचर की है, मतलब कौन सी प्राप्ति आयगत प्रकृति की है, ये बताना है। तो कह रहे हैं निवेश की बिक्री से प्राप्त धनराशि, मतलब आपने अपने इन्वेस्टमेंट ही बेच दिए वहां से प्राप्त हुआ पैसा, या डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, या कहीं आपने निवेश किया हुआ है उससे आपको लाभांश मिला है वह है, या अमाउंट बोरोड फ्रॉम द बैंक, या आपने जो बैंक से उधार लिया है वह आपका रेवेन्यू नेचर होगा, या सड़क के निर्माण के लिए भू अर्जन हेतु नगर निगम द्वारा प्राप्त क्षतिपूर्ति, कौन सा आपका रेवेन्यू नेचर का। तो यहाँ पर जो होती हैं, अगर हम बात करें, यहाँ पर दो तरह की फर्म होती हैं, एक होती है आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एक होती है आपकी मैन्युफैक्चर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है आपकी फाइनेंशियल की। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो सही होगा कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सही आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राप्ति एवं भुगतान खाता लेखा किसके द्वारा तैयार किया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कौन तैयार करता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तैयार करते हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न तैयार करते हैं, या ट्रेड कंसर्न मतलब व्यापारिक, गैर व्यापारिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन या फर्म्स, या आपके जो कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत रजिस्टर्ड हैं कंपनियां, वो बनाती हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाते को। तो ये मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो तैयार किया जाता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गैर लाभकारी संगठन का आय तथा व्यय खाता एक वास्तविक खाता होता है, नामा या नॉमिनल अकाउंट मतलब नामात्र खाता होता है, या पर्सनल मतलब आपका व्यक्तिगत खाता होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ये होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट ही होता है, मतलब कि आपका नामात्र खाता, नामात्र खाता होता है। तो सही ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द व्हाट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या नहीं बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट तो बनती है लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट वो नहीं नहीं बनाते हैं। ठीक है, और यही इसने पूछा था कि किसको वो नहीं बनाते हैं, ये पूछा था आपसे कि वो किसको नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। वो किसको नहीं बनाते हैं, वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं बनाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, और वे आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद वे बनाते हैं आपकी बैलेंस शीट को। इस तरह से ये फाइनल अकाउंट होते हैं किसके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपको दोनों का याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं वर्ष के प्राप्त चंदा, जो वर्ष में प्राप्त चंदा हुआ है
5,000 रुपये है और कह रहे हैं अग्रिम प्राप्त चंदा 500 रुपये है और बकाया चंदा 300 रुपये है, तो आय व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली कौन सी राशि होगी। देखिए ये जो आप बात करें यहाँ आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो लिखते हैं हम, तो केवल करंट ईयर का ही इनकम दिखाएंगे कि करंट ईयर की कौन सी इनकम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो 5,000 रुपये मिले हैं, कह रहे हैं 5,000 प्राप्त हुए, इसमें अग्रिम मतलब एडवांस मिल गए 500 रुपये, तो इन एडवांस को हटा देंगे, तो कितने बचेंगे आपके 4,500। उसके बाद बकाया अभी इस साल के मिलने और बाकी हैं 300 रुपये, उनको ऐड कर देंगे, तो 4,800, मतलब ऑप्शन क्या होगा सही, 4,800। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे, एक स्कूल के आय व्यय खाते में डेबिट किया जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट क्या किया जाएगा। तो डेबिट में क्या करते हो आप, डेबिट में आप अपने खर्चे ही डेबिट करते हो। तो जो भूगोल मैप के हेतु खरीदे गए नक्शे हैं, उनके लिए जो आपने पैसा खर्च किया है, उसको आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आय व्यय खाता जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, वो दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है, या सस्पेंस अकाउंट होता है। तो अभी ये बताया था, ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है ये, नॉमिनल अकाउंट होता है। और सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता संक्षिप्त रूप है। रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो होता है, ये किसका एक संक्षिप्त या एब्जर्वेटिव फॉर्म है। कैश बुक की है, पासबुक की है, या आपकी ये दोनों की है। तो ये जो होती है, ये आपकी कैश बुक की होती है। जैसे कैश कैश बुक में दिखाया जाता है पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, इसी तरह से इसमें दिखाया जाता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में नहीं दिखाया जाएगा। जो एक क्लब का जो खाता है, क्लब का कौन सा खाता है, इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या नहीं दिखाया जाएगा, तो क्या लॉस ऑन न्यूज़पेपर दिखाया जाएगा, फर्नीचर पर लॉस ये नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ द होनरियम ये भी दिखाया जाता है, और सेल्स ऑफ रियलाइजेशन फ्रॉम द कंप्यूटर ये भी दिखाया जाता है। तो बी ऑप्शन ऐसा है जो आपका नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयम व्यय खाते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही है। कह रहे हैं कि यह डेबिट से प्रारंभ होता है आय व्यय खाता, या यह एक नामात्र का खाता होता है। और कह रहे हैं कि इसमें इस किसकी बात हो रही है, आय व्यय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो पहली बात तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, अभी देखा था, ये तो बात सही है। इसका कोई बैलेंस नहीं होता, डेबिट बैलेंस इसका नहीं होता। उसके बाद संस्था की वित्तीय स्थिति को तो ये बैलेंस शीट दिखाएगी, ये नहीं दिखाता। और सभी का लाभ अर्जन कितना हुआ संस्था का, वो भी ये नहीं दिखाता। तो ये दिखाता है आपका क्या, बी बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा एक कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पेशगी में प्राप्त मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द एडवांस, जो एडवांस में आपको चंदा मिल गया, इज नॉट सो इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसको रिसीट और पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो क्या उसको नहीं दिखाएंगे, ऐसे बात नहीं है, उसको दिखाते हैं। या व्यय एवं आय को उपार्जन के आधार पर प्राप्त एवं भुगतान खातों में नहीं दर्शाया जाता। ये कह रहे हैं इनकम एंड इनकम ऑन द एक्रूअल बेसिस आर नो सो इन द इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए जो रिसीट और पेमेंट अकाउंट होता है, ये आपके एक्यूरल बेसिस पर नहीं बनाया जाता, क्योंकि वहाँ पर तो एडजस्टमेंट की जाती है और इसमें एडजस्टमेंट नहीं की जाती हैं। इसमें एडवांस वगैरह की एडजस्टमेंट नहीं की जाती हैं। इसमें तो कहीं से भी पैसा आ रहा हो, इस साल का हो या पिछले साल का हो, कहीं भी पैसा जा रहा हो, इस साल के एक्सपेंसेस के लिए जा रहा हो या पिछले साल के, तो सभी को इसमें ले लेते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बी सही होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।